नमस्कार दोस्तों, वीटेक के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल को हम कवर करेंगे, जो पिछली बार हमारा छूट भी गया था और हमने कवर भी नहीं किया था। आज उसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो इतनी लंबी नहीं लेकर जाएंगे जितनी पिछली वीडियो थी। मेन चीजें के बारे में बात करेंगे, इधर उधर की बातें कम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारी पुरानी वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो है, वो एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये उसका ही अगला पार्ट है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो इसे देखने का फायदा इतना नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो थोड़ी सी पुरानी वीडियो के साथ रिलेटेड हैं। अगर आप वो वीडियो देख चुके, अच्छी तरह समझ चुके हो, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले तो कवर करेंगे जो पिछली हमारी वीडियो थी, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जहां कुछ चीजें ऐसी थी जो मैंने समझा दी थी और फिर भी कई लोगों को वो समझ नहीं आई। जैसे कि मेरे पास 2-3 क्वेश्चन लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के किए हैं। बहुत खुशी हुई है जब मुझे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि लोग सीख रहे हैं, उस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तभी ये क्वेश्चन बन रहे हैं। और खुशी मिलती है जितना उस वीडियो को रिस्पांस मिला, जितना उस वीडियो को लोगों ने देखा है, मैं बहुत खुश हूं उस चीजों से। पता लगता है कि लोगों के अंदर सीखने का मन बहुत है, और जब आप सीखने का मन बना लो तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। तो क्वेश्चन हमारे पास जो आया था, मेरे पास बहुत बढ़िया था। ग्राउंड टू ग्राउंड वोल्टेज ड्रॉप, जो पिछली वीडियो में मैं करके दिखा रहा था, उसमें 39.5 मिली वोल्ट का ड्रॉप आ रहा था ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना। वो जीरो क्यों नहीं था? क्योंकि मैंने कहा था आपका ग्राउंड जीरो होता है। अब ये भी ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड है, इस दोनों के बीच में अगर मल्टीमीटर लगाऊं तो यहां भी जीरो आना चाहिए। तो वो जीरो क्यों नहीं था, मैं आपको दिखाता हूं कहां पे। यार, जो हमारी पिछली वीडियो थी, यहां पे मैंने, ये मेरा इधर मल्टीमीटर की काली तार है, यहां पे मल्टीमीटर की लाल तार है, और मैं ग्राउंड टू ग्राउंड वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था, और यहां पे लिखा था 39.5 मिली वोल्ट। तो क्वेश्चन ये था कि ये 39.5 मिली वोल्ट आया कहां से। तो मैं आपको बता दूं कि माफ कीजिएगा, मेरा गला बहुत खराब है, खांस भी रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आवाज साफ सुन सके, पर बीच बीच में मैं जरूर खांसूंगा, उसके लिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं आपसे। तो ये 39.5 आया कहां से, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सर्किट है, मानिए ये हमारी पावर है, ये हमारा सर्किट है, यहां पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब यहां से गया, और ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। मैंने कहा था सीरीज सर्किट में जब हमारा अगर एक ही लोड है, हमारा एक ही लोड है उस सर्किट में, तो जितनी भी वोल्टेज होगी, अगर यहाँ पे 12 वोल्ट है, ये यहां से यहां ड्रॉप कर जाएगी, ये जीरो हो जाएगा। वो पूरा जीरो नहीं होगा, क्योंकि हर एक, देखो ये लोड है, जो कहने को मैं इसे लोड कह रहा हूं, है ना, पर है तो ये एक रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि ये पावर खा रही है ना, ये अपना हिस्सा मांग रही है। उस जो पावर आ रही है, जो वोल्टेज आ रही है, ये उससे अपना हिस्सा मांग रही है ना। तो अकेली यही चीज तो हिस्सा नहीं ना मांग रही, ये तार है जो, इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, ये जो तार है इसकी भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इन्हें भी अपना हिस्सा चाहिए। तो अगर यहाँ पे 12 है या 12.1 है, तो यहाँ पे हमारे पास 0.1 कुछ ना कुछ हमारे पास मिली वोल्ट्स यहां बच जाते हैं, जो कि इस तार पे इधर तक ड्रॉप होंगे। क्योंकि ये जो तार है, इसकी जो रेजिस्टेंस है, तार की खुद की जो रेजिस्टेंस है, वो भी अपना हिस्सा मांगेगी कि मुझे, देखिए मैंने आपको पाइप बताया था कि पाइप में से पानी निकलता है। अब ये भी अगर ये तार की भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो इस यहां पे भी जोर लगेगा पानी का उसमें से निकलने के लिए। तो जो बचा हुआ जोर रह जाता है आपका, वो यहां लगता है पूरा एंड तक पहुंचाने के लिए उस करंट को। तो वो जो 39.5 था, वो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस का ड्रॉप था। और यहां पे अगर ग्राउंड पे मेजर करते तो बिल्कुल जीरो आता, क्योंकि इसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना। पर जो 39.5 था, वो ये जो ग्राउंड है, जो आपका बॉडी ग्राउंड है, इसके अंदर वायर लगी है, बॉडी ग्राउंड है, उसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है, उसका वोल्टेज ड्रॉप यहां पे 39.5 लिखा रहा है। हर एक चीज की रेजिस्टेंस है, आपके तार की रेजिस्टेंस है, आपके कनेक्टर की है, स्विच की है,
हर एक चीज की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है और थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप उन पर जरूर होता है। बहुत ज्यादा नहीं होता पर कुछ ना कुछ अमाउंट होती है। और वो जो थोड़ी अमाउंट होती है वो यहाँ पे 39.5 मिली वोल्ट्स की देखने को हमें मिली थी। सो पहली चीज तो है ये। दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है वोल्टेज बैकफीड, या दूसरे रेजिस्टर से पहले वोल्टेज राइज कैसे हो रहा है, जहां रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम कैसे हो रहा है। ये दोनों चीजों के बारे में मैं आपको कवर कराऊंगा। जरूरी है कि जो कंसेप्ट, जो फंडा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्लियर हो। हम आगे आगे पढ़ते जाए, फंडे क्लियर ना हो तो उस चीज का फायदा नहीं है। तो बैकफीड, ये बैकफीड वाला कौन सा सवाल था ये मैं आपको बता देता हूं। एक थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं पुराना। मैंने कहा था कि तार होगी जो हमारी, ये मानिए बैटरी पॉजिटिव है, ये बैटरी नेगेटिव है, नेगेटिव से हमारा ग्राउंड है, यहाँ पे हमारा फ्यूज है, यहाँ पे मानिए स्विच है, और यहाँ पे हमारी मान लिए हमारी मोटर है, ये ग्राउंड है। मैंने कहा था कि जब वो क्वेश्चन था कि अगर यहां पे रेजिस्टेंस आ जाए इस तार में, यहां पे रेजिस्टेंस आ जाए तो मैंने कहा था कि वोल्टेज यहां पे इंक्रीज होगी। जैसे पानी की पाइप में मैंने कहा था कि अगर आप पानी की पाइप में यहां से पकड़ के रखें पानी की पाइप को तो यहां प्रेशर होगा, और इधर से अगर आप ज्यादा टाइट कर दें तो यहां पे प्रेशर है जो वो राइज करेगा। ये मैंने आपको बात करी थी कि यहां पे प्रेशर राइज करेगा। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा ये चीज मैंने आपको कहा था कि रट्टा मार लीजिए इसे, कि ये चीज आप समझ लीजिए कि प्रेशर, अगर रेजिस्टेंस एक सर्किट में, अगर ये सर्किट है यहां पे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है तो यहां पे अगर 12 वोल्ट है तो यहां पे 12 वोल्ट पूरी तरह ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस जो एक्स्ट्रा है उसे भी अपना हिस्सा चाहिए, है ना। तो यहां पे रह जाएंगे, मानिए 6 वोल्ट रह गए तो बचे कुछ 6 वोल्ट यहां पे ड्रॉप करेंगे उस रेजिस्टेंस पे। तो ये जो यहां पे बचते हैं, ये क्वेश्चन था कि यहां पे कैसे बच रहे हैं, ये राइज कैसे कर रही है ना। तो वो मैं आपको समझा देता हूं आज। और दूसरा क्वेश्चन था कि रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कैसे कम हो रहा है ना। मैंने कहा था कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट हमारा कम होगा, एम्प्स, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ेगी करंट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ेगा। ये भी मैं आज क्लियर कर देता हूं। ये मैंने एक सेटअप बनाया था, एक मैंने टेस्ट के लिए। तो कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास, ये तो है मेरी टेस्ट लाइट, एलईडी टेस्ट लाइट नहीं है, ये दूसरी टेस्ट लाइट है, इनकैंडेसेंट टेस्ट लाइट है जिसके अंदर बल्ब लगा होता है। ये गाड़ी की बैटरी है, ये मेरा मल्टीमीटर है जिससे मैं यूज करूंगा एम्परेज को मेजर करने के लिए। ये मेरा मल्टीमीटर है जिसका फ्यूज उड़ा दिया था मैंने, और इसे मैं एम्परेज के लिए यूज नहीं कर सकता पर वोल्टेज के लिए यूज करूंगा। एक तार मेरे पास यहाँ पे है, एक तार मेरे पास यहाँ पे है सेटअप बनाने के लिए, और ये है मेरे पास अलग अलग रेजिस्टेंसेस, है ना। ये पतली पतली तारें हैं जो वो है कि एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, और ये आपको बिजली की दुकान से मिल जाती हैं रेजिस्टेंसेस, अलग अलग वैल्यू की होती हैं, इसमें अलग अलग वैल्यू की हैं। जो हम आज रेजिस्टेंस यूज करेंगे उसकी वैल्यू थी 100 ओम्स, जो मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसमें से मैंने 100 ओम का रेजिस्टर निकाल लिया था। तो ये मैंने सेटअप बनाया था। आप सोच रहे होगे यार सेटअप क्या है, समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको समझा देता हूं। एक चीज मैंने आपको कही थी कि जब भी हम करंट मेजर करेंगे तो हम इसे सीरीज में लगाएंगे, जो आपका मल्टीमीटर होगा। तो ये जो लाल तार है, ये जो क्लैंप है, ये वाला जो क्लैंप है, ये मैंने बस इसी वजह से लगाया ताकि जो मल्टीमीटर की तार है उसे मैं यहाँ पे पकड़ के रख सकूं। ये जो लाल तार है, ये करंट और वोल्टेज इस लाल तार से आएंगे, यहां से होके मल्टीमीटर के अंदर आ रहे हैं। अब मल्टीमीटर के अंदर फ्यूज लगा हुआ है, उसके अंदर से होकर
इस काली तार से होकर मेरी टेस्ट लाइट के ऊपर टच कर रहा है ये, कि मतलब वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज है, करंट है, वो यहां से आ रहा है, मेरे मल्टीमीटर के अंदर से होके मेरी टेस्ट लाइट को टच कर रहा है। इससे क्या होगा, अब जो भी करंट फ्लो होगा हमारे सर्किट से, वो उसका करंट फ्लो हम मेजर कर सकते हैं हमारे मल्टीमीटर के साथ। और जो मेरी टेस्ट लाइट है वो जा रही है, टेस्ट लाइट यहां से होकर जा रही है, इस तार को टच हो रही है। एक मैंने टेस्ट लाइट यूज की है, मैं एक बल्ब यूज करना चाहता था, एक सिंपल बल्ब यूज करना चाहता था, पर मेरे पास कोई बल्ब नहीं पड़ा था, कनेक्टर नहीं था, तो मैंने सोचा कि बल्ब तो मेरी टेस्ट लाइट के अंदर भी है, तो मैंने टेस्ट लाइट यूज कर ली। पर देखने में ये टेस्ट लाइट है, पर आप बस समझिए कि ये एक सिंपल बल्ब है और उसकी ये दो तारें हैं। पहली तार बल्ब की ये है और दूसरी तार ये जो काली है। सिंपल बल्ब की दो तारें, ये बल्ब है, ये एक तार यहां पे है, एक तार यहां पे है, ये सिंपल बल्ब है। और बल्ब कनेक्ट हो रहा है हमारा इस तार से ग्राउंड को। अब जब करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, वो यहां से जाएगा, मल्टीमीटर के अंदर से होकर जाएगा। ये बल्ब क्यों जग रहा है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, जो निकल रहा है वो घूम के करंट वापस भी जा रहा है। तो इसके साथ साथ मैंने अपना मल्टीमीटर कनेक्ट किया हुआ है। मल्टीमीटर की जो काली तार है मेरी, वो यहां घूम के नेगेटिव पे है, बैटरी नेगेटिव पे है, और जो दूसरी वोल्टेज वाली तार है पीली, वो मैंने अपनी टेस्ट लाइट के ऊपर लगाई हुई है मेजर करने के लिए कि वोल्टेज यहां पे कितनी है। तो देख सकते हैं आप, यहां पे मेरे पास है 13.07 वोल्ट्स। इस बैटरी से 13.07 वोल्ट्स इस बल्ब को मैं यहां पे दे रहा हूं, और कितना करंट फ्लो कर रहा है, 0.1 एम्प। 0.1 एम्प का मतलब 100 मिली एम्प। 100 मिली एम्प का करंट फ्लो कर रहा है मेरे इस सर्किट से, और उससे मेजर करने के लिए, उससे नापने के लिए मैंने अपना दूसरा मल्टीमीटर लगाया हुआ है वोल्टेज चेक करने के लिए। सेम थिंग, जैसे कि अगर ये बल्ब है हमारे पास, तो मैंने क्या किया है, ये बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी की एक तार मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर की एक तार बल्ब में, और बल्ब की दूसरी तार नेगेटिव में। ये सिंपल सर्किट ऐसे बनाया मैंने। ये मैं एम्प्स करंट चेक कर रहा हूं, और इसके साथ साथ मैंने अपना दूसरा मल्टीमीटर यूज किया हुआ है जिसकी एक तार मैंने नेगेटिव पे डाली हुई है और दूसरी तार मैंने यहां पे रखी हुई है, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे रखी हुई है, ताकि मैं वोल्टेज चेक कर सकूं। मैंने यहां पे रखा था वोल्टेज चेक करने के लिए, कुछ नहीं अभी चेंज हुआ, मैंने बस एक चीज चेंज की है इस फोटो में, कि पहले मैं यहां पे वोल्टेज चेक कर रहा था, वहां पे था 13.07 13.07, और यहां से उठा के मैंने यहां ला दिया। जो बल्ब का दूसरा हिस्सा था, मैंने आपको कहा था बल्ब की एक तार ये होगी और दूसरी तार ये, इसका जो एंड है उस पे मैंने मल्टीमीटर की तार लगाई, और यहां पे लिखा आ गया 0.07 0.007, 7 मिली वोल्ट आ गया। यानी जो हमारी 13 वोल्ट थी वो ड्रॉप होके ऑलमोस्ट 0 हो चुकी है। जो बचा कुचा हमारा 7 मिली वोल्ट है वो इस तार पे ड्रॉप हो जाएगा बाद में, जो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। कहने का मतलब ये है कि सीरीज सर्किट में ये वोल्टेज ड्रॉप, जो मैंने पहले भी समझाया था, अगर एक ही रेजिस्टेंस है उस पे ही मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप आपकी हो जाएगी। यहां हमारे पास 13 थी और यहां हमारे पास 0 हो गई है, क्योंकि सारी वोल्टेज इस बल्ब के इर्द गिर्द ड्रॉप हो चुकी है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। सीरीज और पैरेलल मैं आपको समझाऊंगा, पर सबसे बड़ा उदाहरण है जो सीरीज और पैरेलल का, वो यही है कि जो आपका एमीटर है, जो करंट आप चेक करते हो, आप सीरीज में लगाते हो उसको। जब करंट फ्लो हो रहा है वो मैंने सीरीज में लगाया है। जो वोल्ट मीटर लगाते हो आप, वो आप पैरेलल में लगाते हो। अगर आपको मैं आगे जाके सीरीज पैरेलल समझाऊंगा, आपको लगेगा कि यार सीरीज पैरेलल देखने में कहाँ यूज हो रहा है। सबसे ज्यादा यूज ऐसे होता है कि आपका एम मीटर है जो वो सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर है वो आपका पैरेलल में कनेक्ट हो रहा है।
तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया कि मल्टीमीटर मेरा करंट फ्लो मेजर कर रहा है, ये वाला मल्टीमीटर करंट फ्लो मेजर कर रहा है, और ये वाला मल्टीमीटर वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर रहा है। यहाँ पे 13 वोल्ट थी, यहाँ पे 7 मिली वोल्ट रह गई। सो ये सारा 13 का 13 वोल्ट इस बल्ब पे ड्रॉप हो चुका है। मैंने क्या कहा था पहले कि अगर मैंने सर्किट बनाया था जो पहले यहां पे मैंने यहां सर्किट बनाया था और कहा था कि मानिए ये मोटर है, यहाँ पे ये बल्ब है, जिस बल्ब की हम अभी बात कर रहे हैं टेस्ट लाइट का, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस आती है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ग्राउंड की तरफ जाते हुए कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गई, तो यहाँ पे वोल्टेज राइज करेगी। जो मैंने यहाँ पे कहा था, अगर पानी की पाइप में यहां से हम बंद कर दे तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा। वही चीज मैं अब यहाँ पे कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सारा सर्किट वैसे ही है, मैंने दोबारा ये 13.5 यहाँ पे लगा दी है, 13.7 से 13.5 हो गई क्योंकि बैटरी भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है। सो ये सिंपल मैंने वहां पे लगा दी है। एक चीज मैंने एक्स्ट्रा लगा दी है, वो है ये रजिस्टर, जो मैंने आपको शुरुआत पे दिखाया था कि मैं छोटे छोटे मेरे पास रजिस्टर है। सो 100 ओम का मैंने रजिस्टर लगा दिया है। अब ये रजिस्टर कैसे है, आपके पास माफ कीजिएगा, आपके पास कोई सर्किट है और उस सर्किट की तार वायरिंग में आगे जाके क्रोजन हो गई है ना, हरा हरा हो गया, पानी से क्रोजन हो गई है, या जो ग्राउंड है उसका बोल्ट ढीला हो गया, वहां पे रेजिस्टेंस बन जाएगी। अब वो रेजिस्टेंस क्या करेगी, वो सेम ही काम करेगी जो जहां पे हो रहा है। मानिए ये रेजिस्टेंस एक बोल्ट ढीला छोड़ा हुआ है, जो ग्राउंड वाली तरफ पे बोल्ट ढीला छोड़ दिया, जहां हमारी तार के अंदर क्रोजन लग गई, हरी हो गई तार, अंदर से पानी जा जाकर वो खराब हो गई, तो वो भी सेम ही काम करेगी। अब हमारे सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गई है। मैंने आपको कहा था अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा। पहले हमारे पास 0.1 एम्प था, 100 मिली एम्प का करंट। अब देखिए हमारा करंट, एक रेजिस्टर लगा दिया और करंट हमारा 60 मिली एम्प हो गया, हमारा करंट कम हो गया। रेजिस्टेंस बढ़ेगी सर्किट की तो करंट कम होगा, और उसके साथ साथ आप देख सकते हो हमारा बल्ब भी उतना ज्यादा ग्लो नहीं कर रहा। अगर पिछली वीडियो में जाएं, पिछली स्क्रीनशॉट में कितना ज्यादा ब्राइट है, और करंट भी देखिए, ब्राइट करंट कम और वो कम ब्राइट। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इस सर्किट में एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आ गई है, और वो जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है अब वो अपना हिस्सा मांग रही है। जो वायर है, जो जितने भी वायर्स हैं, वो जो अपना हिस्सा मांगती हैं वो बहुत ज्यादा नहीं मांगती है ना, क्योंकि वायर बहुत कम वोल्टेज यूज करती है, तो वो इतना इशू नहीं करती। अगर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस किसी कभी सर्किट में आती है तो वो ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप करती है, वो थोड़ी मिली वोल्ट्स में नुकसान नहीं करती, वो वोल्ट्स में नुकसान करती है। तब जाकर आपको पता लगता है कि इस सर्किट में मेरे पास एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है। तो ये एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस अब क्या करेगी, ये वोल्टेज को बढ़ाएगी ग्राउंड की तरफ, जैसे मैंने आपको पानी वाली उस एग्जांपल में बताया था। आप यहां पे देख सकते हो हमारे पास 13.5 है ना, यहां पे हमारे पास 13.5 थे जब मैंने चेक किया था, और उस तरफ हमारे पास 0 थे। इस तरफ 13.5, इस तरफ 0, और इसमें इस तरफ तो 13.5 है। अब एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की वजह से इस तरफ देखिए कितने हैं, 6.72। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर रेजिस्टेंस आ जाती है सर्किट में तो वो यहां पे प्रेशर को बढ़ा देगी, यहां पे वोल्टेज प्रेशर जो बैक प्रेशर है या बैक फीड है उसको बढ़ा देगी, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस है जो उसे अपना हिस्सा चाहिए। सो जो वोल्टेज
13 वोल्ट यहाँ पे सारी ड्रॉप होनी थी, 13 से 0 होनी थी, वो अब यहां से यहां 13 नहीं हो रही, वो यहां से ज्यादा, यहां से इधर 6 पॉइंट कुछ वोल्ट ड्रॉप हो रही है। 13 में से आप इतना निकाल दिए, जो 6 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रही है और बचे कुछ 6.7 वोल्ट वो यहाँ पे ड्रॉप होगी। और अगर मैं ये तार यहाँ पे लगा दूं तो यहाँ पे ये टोटल ऑलमोस्ट 0 के करीब आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई रेजिस्टेंस रह ही नहीं गई, तो सारा मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप इस पे हो जाएगा। अब मैंने ये तार जो मल्टीमीटर की रेजिस्टेंस से पहले लगाई है 6.8, सो 6.8 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के शुरुआत में है और 0 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के बाद में है। सो बची कुची जो हमारी वोल्टेज थी वो यहाँ पे ड्रॉप हुई है, पर हमारा एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की वजह से जो काम हमारे इस बल्ब ने करना था, है ना, ग्लो करने का, रोशनी देने का, वो दे नहीं पा रहा। ये तो सिंपल बल्ब है। अगर ये मोटर होती, फ्यूल पंप मोटर होती, और यहाँ पे एक्स्ट्रा वोल्टेज रेजिस्टेंस आया थी तार में, पंप की वायरिंग में, तो पंप इतना तेज चलना ही नहीं था, पंप इतना स्लो चलना था, क्योंकि उसके पास उतना करंट आ ही नहीं रहा जितना करंट आना चाहिए, जिसकी वजह से मोटर कम चल रही है। अगर मोटर कम चल रही है, हम सोचते हैं यार मोटर नहीं कम चल रही, मोटर इशू है, कोई मोटर बदल दो, है ना, मोटर तेज नहीं चल रही। अरे वो क्यों नहीं चल रही, उसका कारण हमें ढूंढना है। मोटर तेज नहीं चल रही इसका मतलब ये नहीं कि मोटर खराब है, उसका कारण ढूंढिए। आपने यहाँ पे आके वोल्टेज चेक की, 13 वोल्ट आई, आपने कहा यार वोल्टेज तो पूरी आ रही है, मोटर ही खराब है ना। आपने ग्राउंड भी चेक करना है उसका, आपने ग्राउंड चेक किया और यहाँ पे लिखा आ गया 6 वोल्ट, 6.3 या जो भी वोल्ट लिखा आया, आपने समझ जाना है कि यार मेरी वोल्टेज यहाँ पे पंप पे ड्रॉप होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे सर्किट में एक ही तो लोड है। अगर इस यहाँ पे नहीं वोल्टेज ड्रॉप होगी तो फिर वो जा कहां रही है, कुछ ना कुछ इस सर्किट के बाद है जो मेरी वोल्टेज खा रहा है, जो अपना हिस्सा मांग रहा है। क्योंकि इस सर्किट में हमारा बल्ब या हमारा मोटर जो फ्यूल पंप है, बस वो ही हिस्सा मांगना चाहिए, वो ही हो जो हिस्सा मांगे, मेन हिस्सा। तारे वायरिंग की बात नहीं कर रहे, जो मेन हिस्सा है वो यही मांगे हमारी पावर का। पर उसके अलावा कौन हिस्सा मांग रहा है, वो आपको फिर ढूंढना पड़ेगा कि ग्राउंड साइड में हमारी हिस्सा कौन मांग रहा है, जो इतनी पावर कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो भी कम फ्लो कर रहा है, करंट। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज माफ कीजिएगा, समझ आ गई होगी कि जो वोल्टेज है वो हमारी बार बार राइज क्यों कर रही है। अगर हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाती है तो एक तो होगी कि वोल्टेज क्यों राइज कर रही है, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस है, वोल्टेज वहां पे ड्रॉप होगी, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कम होगा। इसके साथ साथ आज हमने बात करनी थी ओम्स लॉ की, वो मैं आपको आगे आके बताता हूं कि ओम्स लॉ होता क्या है, पर एक क्विकली मैं आपको बता दूं, उसका फॉर्मूला होता है V = I × R, V = I × R, है ना। और यहां पे अगर हम कोशिश करें, हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, है ना। मानिए कि ये जो रेजिस्टेंस है, मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, देखो मुझे पता है कि मैंने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, क्या हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? अगर देखें तो यहां पे 6.80 है, सो 6.80 का वोल्टेज ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस के आर पार, ये तो होगी हमारी वोल्ट, I × R। करंट कितना है हमारे पास? 0.07, R हमने निकालना है, सो R की वैल्यू क्या होगी? R = V / I, है ना। ये मैं आपको समझाता हूं फॉर्मूला है कैसे। सो 6.80 डिवाइडेड बाय 0.07, 6.80 डिवाइडेड बाय 0.07 मैं आपको करके दिखा देता हूं। सो अगर मुझे मेरा कैलकुलेटर मिल जाए, 6.80 डिवाइडेड बाय 0.07,
सो शायद आपको दिख जाए, उम्मीद करूंगा दिख जाए, ये लिखा है 97 ओम्स, 97.1428, सो बेसिकली 98 ओम्स। और मैंने कितने ओम का रेजिस्टर लगाया है? 100 ओम का। सो बिना रेजिस्टेंस चेक किए उसकी हमने एक फॉर्मूला लगा के ऑलमोस्ट उसके सेम वैल्यू निकाल चुके हैं एक फॉर्मूले से। सो ओम्स लॉ का काम कहां पे आता है? कई बार मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार जब आपने मल्टीमीटर उठाना है, वोल्टेज चेक करनी है, आपने ओम्स लॉ लगाना है, क्योंकि ये चीज बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि कहां पे ये मैं फॉर्मूला लगाऊं। अब मैं गाड़ी पे काम कर रहा हूं, तो ऐसा कौन सा मेरे सामने इश्यू आए कि मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़े। मैं ये फॉर्मूला इतनी बार यूज कर चुका हूं, मुझे पता नहीं लगता कि मैं कहाँ यूज कर रहा हूँ कहाँ नहीं। कई बार मैं गाड़ी पे काम कर रहा होता हूँ और मुझे लगता है कि यार ये करंट फ्लो इतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो मैं मन में V = IR करके ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेता हूँ। पर अब मुझे ये नहीं पता लगता कहाँ कहाँ मैं कर लेता हूँ। पर मैक्सिमम टाइम इसके बिना भी आराम से आप इलेक्ट्रिकल काम कर लेते हो। इसका फायदा यही है कि कभी कभार आपको इसकी जरूरत पड़ती है और आपको इसका पता होना चाहिए, क्योंकि सारा जो खेल है वो यही है, V = IR, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस। इसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। वोल्टेज हमारा इलेक्ट्रिकल प्रेशर है, करंट हमारा फ्लो है, रेजिस्टेंस हमारी रुकावट है। सो जैसे हमने V = IR करके रेजिस्टेंस निकाली है, वैसे ही आप वोल्टेज भी निकाल सकते हो, आप करंट भी निकाल सकते हो, आप तीनों कैलकुलेशंस कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको 3 में से 2 वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर एक कोशिश करता हूं, मैंने ट्राई मार के देते हैं। V = IR था, है ना। मानिए कि मेरे पास रेजिस्टेंस वैल्यू है पहले से, है ना, मुझे पता है कि ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, पर मैंने चेक करना है कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ना। अब मुझे ये नहीं पता कितनी हो रही है, वो कैलकुलेट करनी है। तो मानिए कि V हमने निकालना है I × R। I कितना है हमारा? 0.07, ये हमारा करंट फ्लो है। रेजिस्टेंस है 98, सॉरी रेजिस्टेंस थी हमारी 100, जो मैंने 100 ओम का रेजिस्टर निकाला था। 98 जो हमने कैलकुलेट किया था। जो थ्योरेटिकल, जो आप कैलकुलेट करते हो वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, जो थ्योरी में आपने कैलकुलेट किया है। जो असल में है वो एक्चुअल वैल्यू होती है। ये रेजिस्टेंस 100 ओम की थी जब मैंने ये टेस्ट करना शुरू किया था, मैंने वो चेक कर लिया था मल्टीमीटर से। तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, तो हम 100 ही लेकर चलेंगे। 0.07 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 7 वोल्ट आते हैं। और यहां पे कितने हैं? 6.8। सो जैसे वो 98 100 के इतना करीब था, 6.8 7 के करीब है, ऑलमोस्ट 7 वोल्ट, 20 मिली वोल्ट का ही फर्क है। सो आप देख सकते हो, आप बड़े आराम से फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपके पास रेजिस्टेंस और करंट है, आप वोल्टेज ड्रॉप चेक कर सकते हो। अगर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप और करंट है, आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हो। अगर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है टोटल, रेजिस्टेंस है टोटल, तो आप करंट मेजर कर सकते हो। तीनों चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो बिना अंदर गए वायरिंग के, और आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। कहां पे काम आ सकता है ये मैं आपको बता देता हूं। कहां पे काम आ सकता है ये, मैं कहां पे इसे यूज करता रहा हूं कि मेरे पास वायरिंग है, सिंपल वायरिंग रखते हैं हेडलाइट बल्ब की। ये हेडलाइट है हमारी, है ना, ये इसके अंदर बल्ब लगे हुए हैं, है ना, इसकी तारें लगी हुई है, तारों का है, गुच्छा है। और नई गाड़ियों में आप हेडलाइट तक नहीं पहुंच पाते, है ना, बहुत ज्यादा अंदर होता है, हाथ नहीं डलता, एयर बॉक्स होता है, एयर फिल्टर लगा होता है, और उसके पीछे कैप लगी होती है, पागल हो जाता है, वहां कैप में हाथ नहीं जा रहा होता, बल्ब नहीं निकल रहा। तो तो उस कंडीशन में अगर मैंने चेक करना है कि रेजिस्टेंस कितनी है मेरे बल्ब की, या करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं सिंपल अपना एम्प क्लैंप है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, वो इस तार के इर्द गिर्द लगा लेता हूँ, जो तार पीछे मेन हार्नेस से बल्ब की तरफ जा रही है, वहां से मुझे करंट फ्लो मिल जाएगा। मानिए कि 2 एम्प का करंट है इस सर्किट में जा रहा, इस
हाई बीम या लो बीम के सर्किट में 2 एम्प का करंट जा रहा है और वोल्टेज है मेरे पास 12 वोल्ट की, तो V इक्वल टू आई आर करके 12 मेरे पास यहाँ पे है, करंट है मेरे पास 2 एम्प का, रेजिस्टेंस निकालनी है 12 डिवाइडेड बाई 2 26, तो रेजिस्टेंस आ गई 6 ओम की, है ना। तो सिंपल मैंने बिना कुछ निकाले बिना कुछ किए मैं रेजिस्टेंस चेक कर सकता हूं कि उस सर्किट की कितनी है। रेजिस्टेंस का मुझे लगता है तभी फायदा जब आपको पता हो कि उस सर्किट की नॉर्मल रेजिस्टेंस कितनी है ना। अगर आपको नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं पता तो आप उसे कैलकुलेट, आपको नहीं पता 6 ओम भी अगर आ गई तो आप कहोगे 6 ओम आ गई, अब ये सही है गलत है क्या पता। और बल्ब का चक्कर ये है कि बल्ब की रेजिस्टेंस चेंज होती है, अगर बल्ब गर्म है तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर बल्ब ठंडा है तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि ये पीटीसी है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, और एनटीसी होते हैं जैसे कि आपका टेम्परेचर सेंसर है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, पीटीसी और एनटीसी। जो बल्ब है वो पीटीसी होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगी। एनटीसी है जैसे कि आपका इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो आज हमने क्या क्या कवर करना है, ओम्स लॉ, सीरीज पैरेलल, वोल्टेज ड्रॉप एंड रिले टेस्टिंग। ओम्स लॉ तो मैंने आपको समझा दिया है कि क्या ओम्स लॉ है। क्या ओम्स लॉ का मतलब होता है कि 1 वोल्ट को एक सर्किट में, है ना, 1 एम्प का करंट फ्लो लगता है 1 ओम के रेजिस्टेंस से पार होने के लिए। सो एक जो सर्किट है हमारा उसमें से 1 वोल्ट का प्रेशर लगता है 1 एम्प का करंट फ्लो करने के लिए। 1 एम्प का करंट जो फ्लो है हमारा पानी का फ्लो है जैसे, उसे फ्लो करने के लिए 1 ओम की रेजिस्टेंस रुकावट के बीच में से निकलने के लिए 1 वोल्ट लगता है। तो ये ओम्स लॉ है। सच बताऊं याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी याद नहीं रहता ये, मैंने कभी काम करते हुए सोचा कि यार ओम्स लॉ क्या होता है, ये ऐसी चीजें दिमाग में रखती नहीं है कभी। जो चीज रहनी चाहिए वो है ये फॉर्मूला, V इक्वल टू आई इंटू आर, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये जो बिंदी है ये क्या है, ये मैंने ऐप में भी डाला हुआ है। अगर आपने V कैलकुलेट करना है ना, आप इस पे हाथ रख लीजिए। सो मतलब I इंटू आर। अगर आपने I निकालनी है यानी V डिवाइडेड बाय R, अगर आपने R निकालना है यानी V डिवाइडेड बाय I। सो आप इसको यूज करके जो चीज आपने निकालनी है आपने उस पे हाथ रख देना है, बाकी को आपने मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना है। V पे हाथ रखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, इस पे आप हाथ रखेंगे तो ये डिवाइड होंगे, इस पे हाथ रखेंगे तो ये डिवाइड होंगे। तो आप ये फॉर्मूला V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने उस एग्जांपल में किया था जो मैंने आपको दिखाई है पहले। ज्यादा बात नहीं करेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट की, क्योंकि मुझे लगता है इतना टाइम मैं बोल नहीं सकूंगा। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। सो सीरीज में क्या होता है कि एक सीधा रास्ता होता है करंट के फ्लो को और आपके वोल्टेज के फ्लो को, सारी रेजिस्टेंस के बीच में से फ्लो होके आपका करंट जाता है, वो सीरीज सर्किट में होता है। जैसे कि मैंने उस फोटो में आपको दिखाया था कि वो एक करंट फ्लो सीरीज सर्किट में जा रहा था। सो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये बैटरी है, ये नेगेटिव है, ये यहां पे जा रही है, फ्यूज आ गया, मानिए कि ये हमारा ये रिले है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे एक और बल्ब है, यहाँ पे ग्राउंड है। मानिए ये सर्किट है हमारा, है ना, हेडलाइट का सर्किट है ना। इस स्विच को बंद कर दो, रिले है हमारा, है ना। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगी हमारी, जो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगी, इनका जो टोटल होगा, है ना, मानिए यहाँ पे 6 वोल्ट ड्रॉप हुई,
हमारी, और यहां पे भी 6 वोल्ट ड्रॉप हुई है ना, जैसे कि हमने उस एग्जांपल में देखा था 6 ड्रॉप हो रही थी, 6 पॉइंट कुछ। इनका जो टोटल होगा वो बैटरी के सोर्स के बराबर होगा। ये अगर इनको ऐड करो 12, तो जो जो जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो उनका टोटल ऑलमोस्ट सेम होगा जो हमारे पास यहां पे है। जो यहां पे हमने देखा था, यहां पे ड्रॉप हो रहा है 6.72 का, और उसके आगे ड्रॉप हो रहा है 6.8 का। अगर उसका टोटल करें वो लगभग 13 वोल्ट, हमारा 13 पॉइंट जो शुरुआत में वोल्टेज था उसके पास जा रही है। तो जो हमारे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं सर्किट में, उनका जो टोटल होता है वो आपके सोर्स वोल्टेज का मतलब होता है जहां से सारी वोल्टेज निकल रही है उसके बराबर ही होता है। सीरीज सर्किट में सारा करंट एक ही रास्ते से ट्रेवल करता है। अगर यहां से करंट निकलेगा, जहां से जाएगा, यहां से आएगा, ये ग्राउंड से होकर दोबारा आपकी बैटरी पे आ जाएगा। और सीरीज सर्किट में करंट है वो सेम ही रहता है। अगर आप यहाँ पे करंट मेजर करोगे, जैसे मैंने मल्टीमीटर लगाया हुआ था, चाहे आप यहाँ इसके बीच में मल्टीमीटर लगा लीजिए या यहाँ लगा लीजिए, चाहे यहाँ लगा लीजिए, आप सीरीज सर्किट में मल्टीमीटर कहीं भी लगाएंगे वो करंट सेम ही मेजर करेगा। मैंने यहाँ पे पावर यहां से निकली और यहाँ पे मल्टीमीटर लगा दिया। मैं चाहे मल्टीमीटर यहाँ पे लगा देता, यहाँ पे लगा देता, कहीं भी मैं मल्टीमीटर लगा सकता था क्योंकि करंट सेम ही रहता। 0.07 का करंट यहां भी मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा, यहां पे भी मिलेगा। सो करंट है जो वो सेम रहता है। और जो इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस होती है, जो अगर हमने इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, V इक्वल टू आई आर है ना। अगर आप इसमें आपके पास वोल्टेज है, मानिए 12 वोल्ट है ना, आपने करंट निकालना है ना। आपके पास रेजिस्टेंस है 6 और 6, मानिए इसकी, सॉरी ये मैंने क्या दिखाया था, वोल्टेज ड्रॉप दिखाना था, ये 6 ओम्स क्यों लिख दिया, 6 वोल्ट यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप, 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, 6 वोल्ट वहां पे। मानिए कि इस बल्ब की रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसकी भी 6 ओम है। अगर हम इस सर्किट का करंट मेजर करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जो रेजिस्टेंस है वो अकेली इसकी नहीं लेंगे, वो इसकी भी लेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट में कितनी है। तो 6 कितनी होगी, 12 रेजिस्टेंस, 12 ओम्स। तो आई निकालना है, तो आई निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, V ओवर R। सो वोल्टेज कितनी है हमारी, 12 आई के लिए है ना, वोल्टेज 12 है और रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस भी 12 है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे क्योंकि आई निकालनी है, वो डिवाइड होगी। करंट कितना, 1 एम्प का। सो 1 एम्प का हमारे पास करंट फ्लो आ गया। सो सिंपल चीजें ये है। अगर आप सोचोगे कि यार सीरीज तो आ गई है ना, अब फायदा क्या है ना, कहां पे यूज हो रही है ये गाड़ी पे, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी सीरीज है या कौन सी पैरेलल। तो वायरिंग डायग्राम देख के आपको पता लग जाता है कि कौन सी सीरीज है, कौन सी पैरेलल। इसकी कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, हाँ एक एग्जांपल मैं आपको अगर देता हूं, मुझे क्लियर करना पड़ेगा। मैं एक बार देख लेता हूँ मेरी वीडियो भी चल रही है कि नहीं। 40 मिनट की हो गई है वीडियो। सीरीज सर्किट की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो है आपके ब्रेक लाइट। अगर हम पीछे से फ्यूज आ रहा है हमारा, मानिए ये 12 वोल्ट है, ये फ्यूज है, यहां से आके आपकी ब्रेक स्विच आ जाती है, यहां पे आपकी ब्रेक स्विच है, और यहां पे आके आपके ब्रेक लाइट के बल्ब है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये ग्राउंड पे जा रही है, ये ग्राउंड पे जा रही है। जब आपकी ब्रेक लाइट खराब होती है, आपके दोनों बल्ब नहीं चलते,
मैं एक चीज आपको बतानी भूल गया, सीरीज सर्किट में, माफ कीजिएगा, सीरीज सर्किट में जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया था, ये बल्ब है, यहां भी बल्ब है, यहां भी बल्ब है, चाहे जितने मर्जी बल्ब लगा दीजिए। सीरीज सर्किट में अगर एक बल्ब खुलेगा, खराब होगा, मानिए ये बल्ब है, इसके अंदर वो फिलामेंट लगा होता है ऐसे, अगर ये फिलामेंट टूट जाए, बल्ब हम देखते हैं उसका फिलामेंट टूट गया होता है, तो अब करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस से करंट फ्लो ही नहीं होना। अब करंट फ्लो होगा नहीं तो यहां तक करंट कैसे पहुंचेगा। सीरीज सर्किट में अगर हमारा सर्किट ओपन हो जाता है तो उसके बाद वाले सारे सर्किट जो चीजें हैं, लोड है, वहां तक पावर नहीं जाएगी। जब ब्रेक स्विच हमारी खराब होती है तो हमारा कोई भी बल्ब नहीं चलता, हमारा पीछे वाला, है ना, क्यों, क्योंकि वो सीरीज सर्किट में होते हैं, है ना। ब्रेक स्विच आपकी पिछली वाली लाइटों के साथ सीरीज सर्किट में होती है, पावर यहां से आती है ब्रेक स्विच से होके यहां पे आके ये अलग अलग हो जाती है, इसे कह देते हैं पैरेलल सर्किट, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो आपकी स्विच पिछली लाइट्स के साथ है वो सीरीज में है, अगर स्विच खराब होगी तो लाइटें दोनों बंद नहीं होंगी। पर अगर आपकी एक ब्रेक स्विच लाइट खराब हो जाए, ब्रेक लाइट खराब हो जाए पीछे राइट साइड की या लेफ्ट साइड की, दूसरी चलती रहती है, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल में है, वो अलग, यहां से वायरिंग अलग हो जाती है, इसके 12 वोल्ट अलग हो गए, इसके 12 वोल्ट अलग हो गए, इसका करंट अलग फ्लो होगा, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस के डिपेंड करके, इसकी रेजिस्टेंस के डिपेंड करके इसका करंट फ्लो अलग होगा। तो ये है कि सीरीज और पैरेलल कहां कहां यूज होते हैं, वो ऐसे यूज होते हैं कि पीछे से आई आपकी ब्रेक स्विच और आपकी लाइट्स तक गई। और मुझे लगता है हॉर्न का भी सेम ही फंडा है, वो हॉर्न भी पीछे से ऐसे ही आता है रिले से होकर, वो भी सीरीज सर्किट में ही है। तो वायरिंग डायग्राम आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा सर्किट सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, और गाड़ी को डायग्नोस करने वक्त इसका क्या काम आ सकता है। मानिए कि मेरे पास, मैंने डायग्राम देख ली, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें से मैंने ऐसे देखा कि ये वायर यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे एक सोलिनॉइड है, यहाँ से ये वायर यहाँ पे जाके एक सोलिनॉइड यहाँ पे है, यहाँ पे एक और, मेरा ये सोलिनॉइड नहीं चल रहा है, और उसके साथ साथ ये दोनों के भी कोड्स आ रहे हैं। यहां से पता लग जाता है कि यार मुझे लगता है ये खराब है, जिसकी वजह से ये सारा सर्किट खराब हुआ है। सोलिनॉइड सीरीज में नहीं होंगे, मैंने एग्जांपल बनाई है कि ऐसे होता है कि आपको पता लग जाएगा कि ये सारे सिस्टम काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो सिस्टम मेरा खराब है जिसके बाद वाले ये सिस्टम है। ये सेम फंडा आपकी एक तरीके से कम्युनिकेशन, जो आपका कंट्रोलर एरिया कैन नेटवर्क होता है, कैन, उसमें भी ये होता है ना, उसमें भी मैं आपको दिखाता हूं। कैन में भी आपके पास आपका ECM है, इसमें से 2 वायर्स जा रही हैं, BCM है, तो 2 वायर्स यहां से आ रही हैं, TCM है, और इसके बाद कोई और है ना, मल्टीप्लेक्स मॉड्यूल है, जो भी है। अगर ये मॉड्यूल खराब होता है तो इसके पीछे वाले जितने भी मॉड्यूल हैं वो सारे के सारे बंद हो जाते हैं। फिर आपको डायग्नोस करना होता है कि कौन सा मॉड्यूल अफेक्ट कर रहा है। आप वायरिंग डायग्राम देखते हो, आप देखते हो कि मैं स्कैन टूल से ECM से तो बात कर पा रहा हूं, BCM से भी बात कर पा रहा हूं, ना मेरी TCM से बात हो रही है, ना मेरी मल्टीप्लेक्स यूनिट से बात हो रही है, ना मेरी फुटवेल मॉड्यूल से बात हो रही है, जितने भी बाकी के मॉड्यूल हैं इनसे बात ही नहीं हो रही। फिर आप वायरिंग डायग्राम देखते हो और देखते हो कि TCM के बाद आप ये सारे मॉड्यूल्स हैं जो सारे आपके ECUs हैं। देखो ECU होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जितने भी ECM, BCM, TCM जितने भी हैं ये सारे ECU हैं, क्योंकि ये सारे कंट्रोल यूनिट्स हैं। ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल ये होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल ये होता है, पर ये है सारे ECUs। वायरिंग डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि ये ECU के बाद वाले जितने भी ECUs हैं वो कोई हमारे स्कैन टूल से कम्युनिकेट नहीं कर रहे। क्या इशू हमारा
TCM है कि नहीं। अगर TCM इशू होता है तो हम क्या करते हैं, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कैन नेटवर्क यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और उसे मैं निकाल देता हूँ बीच में से। आप इसे डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कैन को बाईपास करेंगे तो ये मॉड्यूल्स के साथ भी आप कम्युनिकेट करना शुरू कर सकते हैं। कैन के ऊपर हम ट्रेनिंग वीडियो बनाएंगे, हमारी वेबसाइट पे डालेंगे, बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाएंगे कैन पे। पैरेलल सर्किट, अब पैरेलल सर्किट की जो यहाँ पे लिखा है ईच लेग ऑफ अ पैरेलल सर्किट, जो एक सर्किट और पैरेलल के अंदर होता है वो सीरीज ही होता है एक तरीके का। मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। ये पैरेलल सर्किट है, यहां से हमारे पास पावर आ रही है और यहां से ये अलग अलग हो रही है, यहां भी पावर जा रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी आ रही है, तो यहां पे पावर आ रही है। पर यहां से यहां तक तो ये सीरीज सर्किट ही है ना, यहां भी 12 आ गई, वो 12 यहाँ पे ड्रॉप होगी, 0 होगी और ये ग्राउंड है। तो अकेले अकेले में ये सारे सीरीज हैं और एक साथ ये सारे पैरेलल में है। अगर ऐसे ऐसे देखें ये सारे पैरेलल में है, पर अकेला सर्किट अगर यहां इस पे रेजिस्टेंस आ जाए तो क्या वो इसे इफेक्ट करेगी, बाकियों को नहीं इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये सारा सर्किट एक दूसरे के पैरेलल है, इर्द गिर्द है, मतलब सामने साथ साथ है ना। दो है ये, जैसे हमारी सड़कें होती हैं पैरेलल रोड्स है ना, उसके बीच में डिवाइडर, ये साथ साथ चल रही हैं सड़कें, कोई इधर जा रहा है कोई इधर, ये पैरेलल रोड है ना। पर अगर ये यहाँ पे 2 बल्ब होते, मानिए यहाँ पे एक और बल्ब होता, ये अगर खराब हो जाए तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि करंट यहां तक आएगा नहीं। पर इन दोनों के खराब होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसके पैरेलल में है। तो एक चीज तो है ये माफ कीजिएगा, गला बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है। करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंसेस डजंट अफेक्ट द पैरेलल सर्किट। सो जितना भी करंट फ्लो इनके अंदर से रेजिस्टेंस, अगर इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मानिए इस बल्ब की रेजिस्टेंस मतलब खराब हो गया बल्ब है ना, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुई है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ये बाकी के सर्किट को अफेक्ट नहीं करती। टोटल रेजिस्टेंस है जो, वो एक रेजिस्टेंस से की वैल्यू से कम होगी, उसका मतलब ये है, इसे मैं क्लियर कर देता हूं। उसका मतलब ये है कि अगर इस बल्ब की रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसकी भी 6 ओम है, सीरीज में हमने क्या किया था, हमने इसे ऐड कर दिया था टोटल निकालने के लिए 12 ओम। पैरेलल में हम इसे ऐड नहीं करते, पैरेलल का फॉर्मूला होता है मानिए R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। मुझे लगता है यही फॉर्मूला है। यहाँ एक और फॉर्मूला होता है इसका, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये फॉर्मूला होता है जहां तक मुझे लग रहा है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। R1 कितना है, रेजिस्टेंस पहला 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6, 6 का 36, ये 12। सो 12 3 का 36 होता है ना। सो 3 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया, और 3 ओम जो है वो इससे भी कम है, इससे भी कम है। सो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी हमारी, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगी हमारे पैरेलल में, वो उसके अकेले रेजिस्टेंस से कम होगी। सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आती है वो इनका ऐड होके ज्यादा हो जाती है। पैरेलल में अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे वो इनकी अकेली रेजिस्टेंस से कम होगी। जैसे मैंने यहां पे कहा, सो टोटल रेजिस्टेंस इज लेस देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, जो अकेली रेजिस्टेंस है उससे कम होगी आपकी टोटल रेजिस्टेंस।
अगर इसको मैं समझाना चाहूँ पुराने तरीके से कि वो पानी की टंकी वाले तरीके से, मुझे लगता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हमारा प्रेशर है पानी का, है ना, और यहां से अब ये तो है एक रेजिस्टेंस, है ना, यहां से पानी जा रहा है थोड़ा थोड़ा और ये रुकावट आ रही है उसकी, है ना, ये तो एक रेजिस्टेंस होगी। अगर यहां पे एक और मैं छेद कर दूं जहां से पानी बाहर निकल सकता है, अब मानिए यहां पे पानी को निकलने के लिए रुकावट आ रही है, पर जो टोटल रुकावट है वो तो कम हो गई ना। अब पानी तो दो जगह से निकल रहा है ना, पानी को तो आसानी होगी ना निकलने की, चाहे वो रुकावट से निकल रहा है, पर एक से बढ़िया तो दो है। अगर दो रुकावटें हैं पर पानी तो दो जगह से निकल रहा है ना, तो टोटल रुकावट है वो कम हो गई है। पहले अगर हम पानी देखते तो मानिए 10 मिनट में 1 लीटर निकल रहा था, अब वही 10 मिनट में 2 लीटर निकलेगा क्योंकि दो छेद है ना। सो दो रेजिस्टेंसेस आ गई तो उसकी जो टोटल होगा वो बढ़िया है एक से, है ना। सो वही मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि अगर रेजिस्टेंस इसमें इस पैरेलल में ज्यादा होगी तो उसकी जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू होगी, वो एक से कम होगी, है ना। तो वही मैं यहाँ पे कि 6 ओम इसकी रेजिस्टेंस है और 6 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, अगर हम इसको टोटल करेंगे पैरेलल में तो उसकी जो वैल्यू होगी उससे कम होगी, है ना, उसके इंडिविजुअल से कम होगी। और लास्ट चीज ये कि जो टोटल करंट है इसका, सो टोटल करंट यहां से भी, सो ये करंट आ रहा है यहाँ पे, यहां से कलर करंट अलग अलग जा रहा है। अगर करंट का आपने टोटल निकालना है तो हर एक का करंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ये मेजर करना पड़ेगा यहाँ पे करंट कितना है, मानिए 2 एम्प्स का यहाँ पे है, 3 एम्प्स का यहाँ पे है। अगर आपने टोटल करना है करंट का एम्प्स का तो आपको इन सारे का टोटल लेना पड़ेगा। 2 एम्प यहाँ पे, 3 एम्प यहाँ पे, 1 एम्प यहाँ पे, सो 3 2 5 6 एम्प का आपके पास करंट आ गया है। तो टोटल करंट आपने अगर मेजर करना है तो आपको हर एक जो इसका हिस्सा है उसके करंट को ऐड करना पड़ेगा। सीरीज पैरेलल पे मैं इतना जोर नहीं दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि सीरीज क्या है, पैरेलल क्या है। पर मैं अगर ये कहूँ कि आप गाड़ी पे काम करने लगे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार अब ये सीरीज है, नहीं यार ये पैरेलल है, फॉर्मूला कहाँ पे लगाऊं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको फॉर्मूला लगाना ही लगाना है उसके अंदर काम करते हुए, बिना फॉर्मूला लगाए भी सारा काम हो जाता है। बस ये है कि आपको पता होना चाहिए, जरूरी है पता होना, जरूरी ये नहीं है कि वो लगाना ही लगाना है ना। कई बार आपके टूल बॉक्स में टूल पड़े होते हैं, कभी आप उसे चलाते नहीं हो, कभी यूज नहीं करते, पर एक दिन ऐसी गाड़ी आती है जब आपको उस टूल की जरूरत पड़ती है और वो अकेला ऐसा टूल है वो जो काम कर सकता है। ये भी सेम बात है, हर बार काम नहीं आते, पर आपको पता होना चाहिए कि V = IR क्या है, ओम्स लॉ क्या है, सीरीज पैरेलल क्या है, कैसे इनमें सर्किट चलता है। और जब आपको कई बार ऐसी गाड़ी आती है जिसपे इलेक्ट्रिकल इशू बहुत ज्यादा बड़ा होता है, फिर आप उसमें जाके कह सकते हो यार अब मुझे एडवांस इलेक्ट्रिकल करना पड़ेगा, अब मुझे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, अब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये सारा मेजर करने के लिए कि करंट कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस कितनी होगी, वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। तो वहां पे ये काम आ सकता है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है ना, मानिए कि जैसे मैंने आपको पहली पिक्चर में दिखाया था, मैं जो कर रहा था वोल्टेज ड्रॉप ही कर रहा था। मैंने सिंपल क्या किया था, मैं जैसे बता रहा था, मैंने ये तार को तो कभी नहीं हिलाया, यहाँ से ब्लैक वायर तो मेरी यहाँ पे हमेशा ही लगी रही। मैंने जो लाल तार है कभी यहाँ पे लगा दी, कभी यहाँ पे लगा दी, कभी यहाँ पे लगा दी। मैं वोल्टेज ड्रॉप चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 6.8 है, यहाँ पे 6.7 है, जो भी है आप वोल्टेज ड्रॉप चेक कर रहे हो कि कितना ड्रॉप है ना। तो वो सिंपल वोल्टेज ड्रॉप होती है। तो आपके पास यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे नेगेटिव है,
ग्राउंड है, पावर निकली, फ्यूज, मानिए ये हमारा मेन रिले है, इसके अंदर स्विच लगी हुई है, यहाँ पे फ्यूल पंप रिले है, इसकी भी स्विच लगी हुई है, यहाँ पे फ्यूल पंप है और ये ग्राउंड है। ये भी मैं चलो इसे खुला रहने दीजिए। अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीमीटर होता, उसकी मैं ब्लैक वायर यहाँ पे लगा दूं और एक इस तार को यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी मेरे पास 12 होंगे। मेरे पास फ्यूल पंप का इशू आ रहा है कि फ्यूल पंप नहीं चल रहा। मैंने क्या किया, काली तार तो यहीं पे लगाने दी। अब होता क्या है कि फ्यूल पंप होता है बिल्कुल पीछे, बैटरी होती है आगे। कई बार आप कहोगे इतनी लंबी तार क्यों, कैसे यूज करें? सो आप कोई लंबी तार भी ले सकते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, जहां तो आप मेक श्योर करिए कि जो गाड़ी के अंदर आप ग्राउंड यूज कर रहे हो आपके मल्टीमीटर के लिए वो बिल्कुल ठीक हो। अगर वो ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है, तो लंबी तार यूज करके आप बैटरी नेगेटिव पर ही लगाएं अपने मल्टीमीटर को। पहले आपने यहाँ पे लगाया 12 वोल्ट, फिर आपने अपनी मल्टीमीटर की लाल तार फ्यूल पंप के कनेक्टर पे लगाई, पावर पे, वहां पे आपके पास आया मानिए 8 वोल्ट। आपने कहा कि यार 8 वोल्ट आ गया, वहां पे 12 था, यहाँ पे 8। अगर आप ये काली तार यहाँ पे लगाओ, अब इस सर्किट यहाँ पे फ्यूज है और यहाँ पे पंप है, इन दोनों के बीच 4 वोल्ट आपका ड्रॉप लिखा आ जाएगा। यहाँ पे वहां पे 8 है, यहाँ पे 12। अब आपने देखना कि यार 4 वोल्ट कहाँ पे जा रहे हैं ये। तो मैं यहाँ पे तार नहीं लगाता, मैं काली तार को छूता ही नहीं दोबारा, है ना। मैंने क्या करना था कि यहाँ पे देखा मेरे पास 8 वोल्ट है, फिर मैंने क्या करना था, यहाँ से फ्यूल पंप रिले के शुरुआत पे देखना था कितने वोल्ट हैं, यहाँ पे देखना था कितने हैं। अगर यहाँ पे भी 8 ही होते, मैंने समझना था कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 8 है। फिर मैंने मेजर करना था यहाँ पे, अगर यहाँ पे 12 है और इस तरफ चेक करने पे 8 है, यानी सारे का सारा जो 4 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है, इस रिले के अंदर हो रहा है। जो रिले के अंदर स्विच लगी होती है आपकी रिले स्विच, अगर वो जंग लग जाए, जो खराब हो जाए, उसका कांटेक्ट बर्न हो जाए, तो वो वोल्टेज ड्रॉप कर देता है, रेजिस्टेंस बन जाती है। तो इससे हम कह देते हैं वोल्टेज ड्रॉप। आपने ब्लैक वायर को वहीं पे रख देना है, मेरा जो तरीका है, और जो रेड वायर है उसे अलग अलग जगह पे लगा के आपने वोल्टेज रीडिंग्स लेनी है, तो आपको वोल्टेज ड्रॉप पता लगेगी। एक तरीका और भी है, मैं आपको बता देता हूं। जब आप पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, दो साइड्स होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव साइड है यानी हमारी पावर साइड है, जब आप पॉजिटिव साइड पे वोल्टेज ड्रॉप चेक कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो आप पता क्या कर सकते हो, आप एक तार मल्टीमीटर की, आपका ये वोल्ट मीटर है, उसकी एक तार आप पावर पे लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एक तार आपने पावर पे लगा दी। अब दूसरी तार आप अगर यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे कितने वोल्ट है 12, यहाँ पे कितने हैं 12, यहाँ पे कितना लिखना है चाहिए 0। गुड वैल्यू इस टेस्ट में 0 है, ठीक है, 0 ही होगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर रहे हैं। 12 पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि वोल्टेज मल्टीमीटर कैसे मेजर करता है। तो यहाँ पे 12 आ गया, मैंने वही तार यहाँ पे लगाई। अब यहाँ पे कितना आ रहा है 8, यहाँ पे कितना आ रहा है 12, कितने हो गए 4। अगर 4 वोल्ट आ जाते हैं आपको पता लग जाएगा कि काम खराब है। फिर आप यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो अगर आपका इशू पावर साइड पे है तो आप मल्टीमीटर की दोनों तारें पावर साइड पे लगा सकते हो। अगर आपका इशू ग्राउंड साइड पे है कि इसके बाद इशू है, मानिए कि मैंने फ्यूल पंप चेक किया, यहाँ पे तो 12 वोल्ट आ रहे हैं जब यहाँ फ्यूल पंप तक,
और फ्यूल पंप के बाद जो ग्राउंड वायर है वहां पे 8 वोल्ट आ रहे हैं। अगर वहां पे 8 वोल्ट आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, अपना मल्टीमीटर है जो मेरा, ये जो मेरा मल्टीमीटर है, इसकी एक तार मैं ग्राउंड पे लगा दूंगा, बैटरी के ग्राउंड पे यहाँ पे, और दूसरी यहाँ पे लगाऊंगा। अब वो तो है 0, अगर ये ग्राउंड 0 होना चाहिए, ये भी ऑलमोस्ट, अगर ये तो होता 0 तो यहाँ पे आ जाना था 0, पर ये 8 है, यहाँ पे आ जाएगा 8 वोल्ट, क्योंकि ये डिफरेंस मेजर कर रहा है। अगर मैं ये देखता, मैंने कहना था यार ग्राउंड साइड पे 8 वोल्ट कहाँ से आ गया, ये तो 0 आना चाहिए, फिर आप उस ग्राउंड को चेक कर सकते हो। सो वोल्टेज ड्रॉप ये अपनी अपनी तरीके हैं करने के। जब मैं वोल्टेज ड्रॉप करता हूँ, अगर पॉजिटिव साइड वाला चेक कर रहा हूँ तो मैं दोनों तार पॉजिटिव पे भी लगा सकता हूँ, अगर नेगेटिव साइड चेक करना चाहता हूँ तो मैं दोनों तार, मल्टीमीटर की दोनों तारें नेगेटिव साइड पे भी लगा सकता हूँ। तो ये तो होता है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप जितना आप करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। वोल्टेज ड्रॉप ऐसा टेस्ट है, अगर आप इसमें ट्रेंड हो जाएं, कोई भी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो आप सॉल्व ना कर सकें। तारों के बीच में से तारे ढूंढ के आप बता सकते हो कि यहां पर तार टूटी है, बिना कुछ निकाले, बिना कुछ छीले, बिना टेप निकाले भी आप वोल्टेज ड्रॉप से पता कर सकते हो कि कहां पे वोल्टेज का इश्यू आ रहा है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस। गाड़ी आती है, आप खुद की गाड़ी है, आपके पास कोई भी है, आपके पास मोटरसाइकिल है, आप उस पर भी सारी तारें हैं, आप वोल्टेज मल्टीमीटर यूज करिए, आप खेलिए, मल्टीमीटर के साथ खेलिए, अलग अलग टेस्ट कीजिए, तो आपको वोल्टेज ड्रॉप समझ आ जाएगा। एक बार देख लीजिए वीडियो कितनी लंबी होगी। तो अब आ गया हमारा रिले। मैंने सोचा था कि आज इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर फिर भी बहुत लंबी चलेगी है ये, 1 घंटे की हो गई है। अब रिले का क्या काम होता है, बहुत ही बढ़िया वीडियो होगी यहाँ से, क्योंकि मैंने बढ़िया बढ़िया चीजें दिखाई हैं रिले में। अब रिले का क्या काम होता है, रिले थोड़े करंट को यूज करके बड़े करंट का जो बड़े करंट वाला सर्किट होता है उसे हैंडल कर लेता है। सो मानिए ये हमारा रिले है, ये रिले के अंदर स्विच लगी होती है जैसे, और इस तरफ उसकी कॉइल होती है। अब यहाँ पे भी हमारे पास 12 है, मानिए यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे हमारा ECM है, और यहाँ पे हमारा फ्यूल पंप है। अब फ्यूल पंप तो लेता है 6 से 8 एम्प के बीच में करंट, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो रिले की ये कॉइल साइड होती है जो ECM कंट्रोल करता है, ये लेता है 100 से 150 मिली एम्प्स का करंट। 100 से 150 या 200 मिली एम्प्स, बहुत थोड़ा करंट यूज करता है ये। इसको एनर्जाइज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसे बंद करेगा, वो ये बंद हो जाएगा और ये सर्किट ऑन हो जाएगा, फ्यूल पंप को पावर मिल जाएगी जो 7 से 8 एम्प का। सो हम 100 मिली एम्प यूज करके सर्किट कंट्रोल कर रहे हैं जो 6 से 8 एम्प का है। सो आप देख सकते हैं छोटा करंट यूज कर रहे हैं बड़े करंट के सर्किट को चलाने के लिए। सो जो भी अगर आप रिले जब चेक करते हो, किसी भी रिले में अगर आप ये रिले वाली वीडियो पूरी देखेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे रिलेज में। आज के बाद आपको रिले कभी भी देखेंगे आप कहेंगे यार रिले सबसे आसान, गाड़ी में रिले ही होते हैं। रिले में 2 चीजें होती हैं, एक होती है लोड साइड, ये लोड है, लोड साइड LOAD, लोड साइड। लोड साइड का मतलब क्या है कि इस साइड पे आगे जाके लोड है, चाहे वो फ्यूल पंप है, चाहे वो मोटर है, चाहे वो फैन है, गाड़ी का फैन है ना, चाहे हेडलाइट है, कुछ भी है, ये लोड साइड है। एक होती है कंट्रोल साइड, एक होती है कंट्रोल साइड। कंट्रोल साइड क्या करती है, जो कंट्रोल करती है इस साइड को। इस कंट्रोल साइड पे हमारे एक तरफ ECM होता है जो उस सर्किट को ग्राउंड करता है, जहां पावर करता है। ये डिपेंड करता है कि कैसे
कैसी उस कंपनी ने गाड़ी को डिजाइन किया है। कई बार वो यहाँ पे ग्राउंड दे देते हैं तो ईसीएम यहाँ पे पावर देता है, कई बार वो यहाँ पे पावर दे देते हैं और ईसीएम ग्राउंड दे देता है उसे सर्किट को पूरा करने के लिए। पर ज्यादातर बाहर आपके पास पावर होगी और यहाँ पे ग्राउंड होगा। अगर आपके पास यहाँ पे पावर है, यहाँ पे भी पावर है, क्योंकि मोटर के पास ऑलरेडी ग्राउंड है, तो किसी भी रिले पे अगर आप की ऑन करें तो आपके पास दो जगह पे 12 वोल्ट और 12 वोल्ट देखने को मिलेगी। तो मैं आपको दिखाऊं, अब ये है मेरी खुद की गाड़ी फोर्ड की, तो यहाँ पे हमारे पास फ्यूज हैं अलग अलग किस्म के, और ये है रिले, सारे रिले ये है रिले हमारे पास। और ये जो रिले हैं, जो मेरी गाड़ी में रिले है वो ये वाला है, इसकी इस पे डायग्राम बनाई गई है। अब डायग्राम पे आप देख सकते हो कि ये जो है ये है आपका सोलिनॉइड, है ना। मैं उसको कवर नहीं करता ताकि आप देख सके। ये है सोलिनॉइड, ये वाला, इसका मतलब होता है कि ये एनर्जाइज हो रहा है और ये है स्विच जो क्लोज हो रही है। सो जो 3 और 5 है ये होगी हमारी लोड साइड, ये लोड की साइड है, और ये जो 1 और 2 नंबर है ये हमारी कंट्रोल साइड है। इसकी एक तरफ पावर होगी, एक तरफ ईसीएम। इसके एक तरफ पावर होगी, दूसरी तरफ आपका लोड होगा, चाहे वो फ्यूल पंप हो चाहे कुछ भी हो। अब या तो डायग्राम ऐसी होती है या डायग्राम कई बार ऐसी होती है कि ये 3 नंबर जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये स्विच है, ये यानी हमारी लोड साइड है, और यहाँ पे सोलिनॉइड बनाया हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये हमारी कंट्रोल साइड है। इसके नीचे जो ये दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे नहीं दिया, ये होता है रजिस्टर। क्योंकि जब हमारा रिले चलता है, जब कंप्यूटर उस सर्किट को कंप्लीट करता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जब वो करंट बंद करता है कंप्यूटर, यहाँ पे वोल्टेज स्पाइक होती है, और वो जो वोल्टेज स्पाइक होती है वो उस सर्किट को डैमेज ना कर दे कंप्यूटर के, उसके लिए यहाँ पे रजिस्टर लगाया होता है। जो वोल्टेज यहाँ पे बनती है वो कभी कभार 200 वोल्ट जो स्पाइक होती है उसकी 200 वोल्ट तक भी चली जाती है। इतना ज्यादा वो फ्लक्स होता है जो, हाँ, वो बन जाता है कि वो 200 वोल्ट तक भी चले जाता है, जिसकी प्रोटेक्शन के लिए रिले में ये रजिस्टर भी दिया गया होता है। या कई बार हमारे पास डायोड भी दिया गया होता है, ऐसे कि एक तरफ ही करंट ट्रेवल करेगा तो ऐसा होता है। और कई बार रिले हमारे ऐसे होते हैं जिसमें यहाँ तो 4 है, 1 2 3 4, वहां पे भी 4 है, कई बार 5 दिए गए होते हैं, 1 2 3 4 5। अब कंट्रोल साइड तो वही है, हमारे पास 2 ही है, ठीक है। लोड साइड पे हमारे पास 3 है। 3 का मतलब क्या है, मानिए कि ये हमारा हेडलाइट का सर्किट है। जब आपने हेडलाइट ऑन की, पावर यहां से आई, आपकी लो बीम की हेडलाइट ऑन हो गई, लो बीम ऑन हो गई, ठीक है, लो बीम चल रही है। जब कंप्यूटर इस सर्किट को कंप्लीट करेगा, ये बंद होकर यहां पे आ जाएगी, और अब आपकी हाई बीम भी चलेगी, ठीक है। हाई बीम और लो बीम के बीच में स्विच करने के लिए वो रिले 5 पिन रिले लगा देते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन से सर्किट के लिए है। कई बार फैन के लिए भी लगा देते हैं। अगर लो स्पीड पे फैन चलेगा तो वो यहां से चलेगा। अगर कंप्यूटर को लगा है कि आपने एसी भी चला दिया है, हाई स्पीड पे चलाना है, तो वो रिले ऑन कर देगा और फिर वो हाई स्पीड पे चलना शुरू हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो रिले किस कारण पे लगाया गया, है ना। ये हमने अपनी ऐप में भी दिखाया हुआ है। सो ये है हमारी लोड साइड, ये है कंट्रोल साइड। ये हमारे माइक्रो रिले हैं। जो बड़े रिले होते हैं दूसरे, वो भी बिल्कुल सेम फंडा ही होता है, उनकी बस थोड़ी डायग्राम डिफरेंट होती है, वो ऐसे होते हैं, पर सेम ही नंबरिंग सेम ही होती है। आपके पास रिले में डायग्राम भी होगी। जो 30 नंबर होता है हमारा, यहाँ पे लिखा है 30, है ना, यहाँ पे भी लिखा है 30, यहाँ पे भी लिखा है 30 नंबर, 30 46 86 87 85। तो 30 नंबर होता है, वो होता है फ्रॉम पावर सोर्स, जो पीछे से पावर आ रही है, बैटरी से पावर आ रही है रिले की तरफ, है ना। सो जो बैटरी से, इसे क्लियर कर देता हूं। सो याद रखिएगा 30 नंबर वो होती है जो बैटरी से पावर आ रही है। अब यहां से बैटरी से पावर आ रही है, मानिए वो 30 नंबर हो गया। 87 होता है फ्रॉम रिले स्विच टू इलेक्ट्रिकल लोड,
अब 87 है कि जो रिले से लोड की तरफ जा रही है। सो 30 से आई, 30 हमारी बैटरी से आ रही है, याद रखिएगा 30 जो बैटरी से आ रही है, 87 जो लोड की तरफ जा रही है। यहां पे हमारा फ्यूल पंप होगा, ठीक है, ये हमारा लोड है। सो 30 जो बैटरी से आ रही है, 87 जो लोड की तरफ जा रही है। 85 जो पावर सप्लाई आ रही है सोलिनॉइड की तरफ। तो ये सोलिनॉइड है, ये पावर सप्लाई यहां से आ रही है बैटरी से 85 सोलिनॉइड की तरफ। और जो बचा कुचा है 86 वो हमारा फिर ईसीएम कंट्रोल हो जाएगा। सो जो 86 है वो है सोलिनॉइड ग्राउंड। सो 86 है जो वो सोलिनॉइड, सो वो ईसीएम हो जाएगा जो उस सोलिनॉइड को ग्राउंड करेगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार कौन सा सोलिनॉइड ग्राउंड कर रहा है, पावर आ रही है, ये है सोलिनॉइड। ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये हम जब हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी हम सोलिनॉइड्स को कवर करेंगे कि सोलिनॉइड्स कैसे चलते हैं। पर फिलहाल आप इतना याद रखिए कि पावर एंड ग्राउंड चाहिए होता है किसी चीज को चलने के लिए। अगर हमारे पास ये सोलिनॉइड है, बाहर से पावर आ रही है, तो कंप्यूटर उसे ग्राउंड देगा तभी वो सर्किट चलेगा। तो ये जो रिले है मेरी गाड़ी का, इसके ऊपर तो डायग्राम बनी हुई थी। अगर मेरे पास डायग्राम ना हो तो मैं ये चेक कर सकता हूं कि कौन सी पिन्स दो लोड की हैं या कंट्रोल की। अब ये दोनों तो मोटी हैं बहुत, यानी ये हाई करंट वाली हैं। कोई चीज मोटी इसी वजह से होगी क्योंकि वो हाई करंट को हैंडल कर रही है। तो ये तो होगी हमारी लोड साइड। ये छोटी पिन्स हैं जो पतली हैं वो स्मॉल करंट के लिए हैं, तो ये होगी हमारी कंट्रोल साइड। सो ये कंप्यूटर वाली दो तारे हैं, पिन्स हैं, ये हमारी लोड वाली दो पिन्स हैं। मानिए कि हमारे पास डायग्राम भी नहीं है, आपको पास पिन्स का भी आपको पता लग रहा है कि कौन सी मोटी है कौन सी पतली, सारी एक जैसी हैं, फिर आपने क्या करना है ना। ये तो हमने कवर कर लिया। पहले एक बार ये डायग्राम में दिखा देता हूं। जब आपके पास रिले होता है, मैंने आपको कहा था कि रिले पे दो जगह पे मैक्सिमम टाइम आपको दो जगह पे पावर मिलेगी। जैसे कि इस डायग्राम में यहां से पावर आ रही है, एक तो यहाँ पे रिले की एक पिन पे 12 वोल्ट मिली और यहाँ से वो डिवाइड होकर यहाँ पे जा रही है, दूसरी जगह भी 12 वोल्ट मिली, ठीक है। ये तो है हमारी कंट्रोल साइड क्योंकि ये जा रही है ईसीएम की तरफ। ये है हमारी लोड साइड। जब ये चलेगा ये क्लोज हो जाएगा और 12 वोल्ट यहाँ से ट्रेवल करके हॉर्न की तरफ चल जाएंगे, यहाँ पे लिखा है हॉर्न। तो ये है रिले की। अगर मानिए कि हमारे पास ऐसा रिले है जिसपे कोई डायग्राम नहीं है, कोई नंबर नहीं लिखा, कौन सा 30 है, कौन सा 87, कौन सा 85, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सी लोड है, कौन सी आपकी कंट्रोल है। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ी पतली हैं, ये उससे भी ज्यादा मोटी हैं और कलर भी डिफरेंट है। एक तो हम ये चीज पता कर सकते हैं कि कौन सी लोड है या कंट्रोल। ये लोड है ये कंट्रोल है, देखने से पता लग जाएगा। मानिए ये भी सेम है, पता नहीं लग रहा, फिर आपने क्या करना है। अब ये रिले ऐसे डलता है इसके अंदर। सो ये दो पिंस इसके अंदर जाती हैं, ये इसके अंदर जाती है, ये यहाँ पे जाती है और ये यहाँ पे जाती है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि दो जगह पे पावर होगी अगर आप की ऑन करें रिले को निकाल के। अब आपको ये नहीं पता कि कंट्रोल साइड कौन सी है, लोड साइड कौन सी है, वो हमने चेक करना है। पहली पिन पे मैंने चेक किया, मेरे पास कितने आए, 12 वोल्ट, है ना। तो एक जगह तो मेरे पास पावर आ रही है। दूसरी पिन पे मैंने चेक किया, मेरे पास कितने आए, 60 मिली वोल्ट, है ना। तो ये तो पावर नहीं है, ये तो चाहे ये लोड साइड हो चाहे कंट्रोल साइड, ये पावर नहीं है। मेरे पास एक पावर आ गई है ना। मैंने वो चेक कर ली, फिर मैं अगली पिन देखूंगा। मैंने अगली पिन देखी, मेरे पास 14 मिली वोल्ट आ गए, ये भी मेरे पास पावर नहीं है। सो मैंने एक चेक की, यहाँ पे 12 आ गई, यहाँ पे 60 मिली वोल्ट, यहाँ पे 14 मिली वोल्ट। अब मेरी लास्ट वाली देखी मैंने, वहां पे भी 12। सो एक यहाँ पे 12 है, एक यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 नहीं है, यहाँ पे भी 12 नहीं है। सो दो पावर हमारे पास आ गई। सो अब ये तो काम हो गया कि हमारे पास दो पावर आ गई है रिले पे, है ना। सो रिले के पास दो पावर्स हैं काम करने के लिए। अब हमें ये चेक करना है कि लोड साइड कौन सी है, कंट्रोल कौन सी है।
मैं क्या करता हूँ, मैं रिले को अंदर डाल देता हूँ, पर पूरा अंदर नहीं डालता, बस इतना डाल देता हूँ कि मुझे ये पिन्स दिखती रहें, ताकि मैं मल्टीमीटर की जो पिन है मेरी, जो मानिए ये मल्टीमीटर है, इसको मैं यहाँ पे टच कर सकूं, है ना। तो मैं थोड़ा सा मैं कनेक्शन भी बना लेता हूँ, पर इसे पूरा अंदर नहीं डालता। तो अगर थोड़ा सा ऊपर को रख लूं तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीमीटर, अब यहाँ पे जो था हमारे, यहाँ पे ऐसी एक पिन थी, ऐसी एक पिन थी, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था। अगर मैं आपको दिखा दूं, देखिए ऊपर नीचे साइड पे दो, ठीक है। सो ऊपर नीचे साइड पे दो। सो मैंने यहाँ पे चेक किया था 12 वोल्ट आ रहे थे, यहाँ पे भी 12 वोल्ट आ रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इस तरफ मल्टीमीटर लगा दिया और रिले को डाल दिया, और यहाँ पे भी अब मेरे पास क्या आ रहा है, 12 वोल्ट। सो हो क्या रहा है कि यहाँ बैटरी से 12 वोल्ट आ रहे थे, कॉइल के अंदर होके यहाँ पे मेरे पास 12 वोल्ट आ गए। अब आपको अभी भी नहीं पता कि 12 वोल्ट यहाँ पे ये लोड है कि कंट्रोल, क्योंकि अगर यहाँ पे भी 12 देखूं तो यहाँ पे भी 12। अब यहाँ एक चीज याद रखिएगा, अगर ये सर्किट ऑन नहीं है तो ये जो कॉइल है, रिले के अंदर कॉइल है ना, जो मैंने दिखाई थी आपको पहले, अगर ये 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, पेन का इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर हमारे पास यहाँ पे कॉइल है, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, अगर मैं इस तरफ मल्टीमीटर लगाऊं तो यहाँ पे भी 12 वोल्ट ही आएंगे जब तक उसके पास ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप तो होगी नहीं, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। पर जो रिले की दूसरी साइड है वहां पे तो स्विच है, यहाँ पे 12 हमने देख लिए थे, जो इस तरफ थे हमारे, वहां पे भी 12 है, पर उसकी दूसरी पिन पे 12 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्विच वो खुली हुई है ना। अगर मैंने इस तरफ चेक किया, मेरे पास 12 वोल्ट हैं, और मैंने दूसरी तरफ चेक किया, यहाँ पे भी अब 12 वोल्ट आगे रिले लगाने के बाद समझ गया कि यहाँ पे ये कंप्लीट तार जुड़ी हुई है ये। सो ये कॉइल है हमारी, है ना। तो ये हमारी कंट्रोल साइड है, क्योंकि ये जुड़ी हुई है, रिले लगाने से ये जुड़ चुकी है। अब ये रिले लगाने से जुड़ेगी नहीं जब तक ये ऑन नहीं होता। अब अगर मैं हेडलाइट को ऑन कर दूं, हेडलाइट ऑन हो जाएगी, और ये जो 12 है वो ऑलमोस्ट 0 के करीब चले जाएंगे मिली वोल्ट्स में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर उसे ग्राउंड कर देगा। तो मैंने हेडलाइट ऑन कर दी, मल्टीमीटर वहीं पे है मेरा, मल्टीमीटर वहीं पे लगाया हुआ है, हेडलाइट ऑन कर दी, और ये कहां पे चले गया, 77 मिली वोल्ट, क्योंकि यहां से 12 आ रही थी, कॉइल है ये, और ईसीएम की तरफ जा रही है। अब मैंने आपको कहा था एक सर्किट में अगर लोड होगा तो सारी वोल्टेज वहीं पे ड्रॉप हो जाएगी। तो 12 वोल्ट आ रही थी, यहाँ पे सारी ड्रॉप हो गई, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 पॉइंट जितना भी 77 मिली वोल्ट बच गया। वो 77 क्या है, जो बाकी की वायरिंग बची हुई है, ईसीएम है, ग्राउंड है, उसकी रेजिस्टेंस। तो सेम फंडा है सारा, वोल्टेज ड्रॉप का ही सारा फंडा है, कि वोल्टेज ड्रॉप तभी होगी जब सर्किट कंप्लीट होगा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। अगर आपके पास गाड़ी आती है जिसपे रिले का इशू है, आपने ये तो चेक कर लिया कि यहाँ पे 12 है, अगर आपने ये भी चेक किया कि मल्टीमीटर यहाँ पे लगाया, आपने हेडलाइट ऑन की, या आपने फैन ऑन किया, या आपने फ्यूल पंप ऑन किया, जो भी किया, अगर ये 0 होता है मतलब आपका कंप्यूटर उसे ग्राउंड कर रहा है, तभी वो 12 से 0 हुआ है, यानी कंप्यूटर आपका सही है। मेन चीज हमने यही चेक करनी होती है कि कहीं कंप्यूटर तो नहीं खराब हमारा। ईसीयू सबसे महंगा होता है। यहां से आपने कंप्यूटर चेक कर लिया। एक और तरीका ईसीयू चेक करने का ये है, अब एक चीज और देख लेते हैं। अब मैंने 12 यहाँ पे, अब हेडलाइट ऑन कर दी, यहाँ पे 12 थी, यहाँ पे अब 0 हो गई क्योंकि ईसीएम ने उसे ग्राउंड कर दिया। और जो ये 2 पिन्स हैं, अब ये स्विच है जो, क्योंकि यहाँ पे जो स्विच थी मेरी, यहाँ पे 12 थी, अब वो जो सोलिनॉइड है उस स्विच को बंद कर देगा। तो ये 12 यहां से भी 12 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने लगी, क्योंकि ये कोई लोड थोड़ी ना है, ये स्विच है, ये पावर इतनी नहीं लेता, कुछ मिली वोल्ट्स का ये ले भी लेगा, पर मेन लोड है जो, वो फ्यूल पंप है जो आगे जाके लगा हुआ है। तो वहां पे सारा ज्यादातर वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे होगा भी तो मिली वोल्ट्स का होगा।
50 मिली वोल्ट का हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो तो जब हमारा रिले चल पड़ा है तो हमारी दोनों पिंस पे अब 12-12 वोल्ट आने चाहिए। सो मैंने पहली पे चेक किया ऑलमोस्ट 12 वोल्ट, दूसरी पे चेक किया ऑलमोस्ट 12 वोल्ट। सो ये जो पिंस थी ऐसे ऐसे, सो यहां से 12 वोल्ट आई, ये कॉइल है, यहाँ पे ईसीएम ने उसे ग्राउंड किया, ये ईसीएम है, और ये जो इस तरफ से पावर आ रही थी हमारी 12 वोल्ट, वो अब स्विच क्लोज होगी और वो अब फ्यूल पंप की तरफ चलेगी। तो एक तो तरीका है ये। दूसरा तरीका ये है कि मैंने टेस्ट लाइट ली अपनी और पहले उसकी पावर चेक की। ये आप देख सकते हो कि मेरी टेस्ट लाइट की लाइट जग रही है, यानी कि मेरे पास यहाँ पे 12 वोल्ट है ना। अगर मैं वही टेस्ट लाइट अब इस तरफ लगाऊं, अब वही रिले है, एक पिन यहाँ पे है, एक पिन यहाँ पे है, एक ऐसे है, एक ऐसे। मैंने अब पहले इस तरफ तो लगा के देख लिया कि पावर आ रही है, अब दूसरी तरफ हमारा ईसीएम है ना। अब मैंने ईसीएम टेस्ट करना है कि वो चल रहा है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी टेस्ट लाइट है ये जा रही है बैटरी पॉजिटिव को। अगर मेरे पास, अब मैं कर क्या रहा हूं, मेरे पास ये टेस्ट लाइट है जिसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। अगर मैं इसे पॉजिटिव पे लगाऊं, बैटरी पॉजिटिव पे, और इसे ग्राउंड दे दूं यहाँ पे, तो सर्किट कंप्लीट हो गया ना, और ये जल पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, कंप्यूटर मुझे पता है ग्राउंड दे रहा है इस सर्किट को, मैंने कंप्यूटर को अपनी तरफ से पावर दे दी। और जब मैं, अब रिले तो हमारा बाहर है क्योंकि रिले है नहीं, और अब जब मैं हेडलाइट को ऑन करूंगा, कंप्यूटर उस रिले को ग्राउंड करने की कोशिश करेगा। कंप्यूटर ने उस रिले को ग्राउंड किया और मेरी लाइट चल पड़ी। यहाँ पे मेरी लाइट चल नहीं रही थी क्योंकि कंप्यूटर अभी हेडलाइट ऑन नहीं की थी। यहाँ पे हेडलाइट ऑन कर दी, कंप्यूटर ने उस सर्किट को ग्राउंड कर दिया और मेरी लाइट चल पड़ी। सो इससे कंफर्म हो जाता है कि मेरे जो ईसीयू का कंट्रोल है वो बिल्कुल ठीक है, वो ग्राउंड कर रहा है मेरे रिले को, रिले में पावर आ रही है, ईसीयू ग्राउंड कर रहा है। और फिर उसके बाद आपको रह जाता है कि बस वो जो लोड है, लोड साइड, उस तरफ पावर जा रही है कि नहीं, वहां पे भी पावर जा रही है। उसके बाद आप फ्यूल पंप पे जा रहे हो, वहां पे आप चेक कर रहे हो पावर आ रही है, तो आपका रिले का इश्यू है ही नहीं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत जरूरी, जो हमारा रिले है ना, स्विच है, कॉइल है, यहाँ पे ईसीएम है, यहाँ पे मोटर है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे 12 वोल्ट है, यहाँ पे 12 वोल्ट। जो अब मैंने उस गाड़ी पे किया, मेरे पास यहाँ पे 12 थे, मैंने मल्टीमीटर पे यहाँ पे चेक किया 12 थे, यहाँ पे चेक किया 12 थे, बिल्कुल सही। जब ईसीएम इसे ग्राउंड कर देगा, ये 12 बन जाएंगे 0, ठीक है, ये 12 बन जाएंगे 0, और ये इस स्विच को, ये एनर्जाइज हो जाएगा, इस स्विच को बंद कर देगा, और यहाँ पे भी 12 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 12 हो जाएंगे, यहाँ पे भी 12 हो जाएंगे। फिर वो 12 यहाँ पे ड्रॉप होके 0 हो जाएगा और पंप, हमारी मोटर चल पड़ेगी। कई बार हमने फ्यूल पंप को टेस्ट करना होता है तो हम रिले को जंप कर देते हैं, है ना। बहुत से लोग करते हैं कि रिले को जंप कर देते हैं। रिले को जंप करने में एक बहुत बड़ी चीज का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पास यहाँ पे 12 है लोड साइड की तरफ, है ना, अगर आप इन दोनों के बीच में कोई तार लगा देते हो तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे पावर चल जाएगी, मोटर के पास ऑलरेडी ग्राउंड है, आपका फ्यूल पंप चलना शुरू हो जाएगा, है ना। आपने रिले निकाला, अगर आप रिले निकाल के, ये हमारी लोड साइड है, अगर आप इन दोनों के बीच में तार लगा दें एक, तो आपकी हेडलाइट, ये रिले हेडलाइट का है ना, तो आपकी लाइट चल पड़ेगी क्योंकि आप पावर दे रहे हो सीधा इस पे, और ये जा रही है सीधा हेडलाइट के पास, हेडलाइट के पास ऑलरेडी ग्राउंड है, ठीक है, तो ये हेडलाइट आपकी चल पड़ेगी। अगर आपने गलती से इससे तार दे दी, ऐसे जंप कर दिया, आपका ईसीएम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपने बहुत ध्यान रखना है कि लोड साइड कौन सी है, कंट्रोल साइड कौन सी है, तभी मैंने वो टेस्ट दिखाया है कि लोड कैसे चेक करते हैं, कंट्रोल कैसे चेक करते हैं।
अगर आपने इसे इसके साथ जंप किया फिर तो आपकी लाइट ऑन होगी। अगर आपने इसको इसके साथ जंप कर दिया और की ऑन है तो अब होगा क्या, 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे थे, अब सीधा 12 वोल्ट ईसीएम के पास चले गए हैं। और लोड कहाँ पे है, यहाँ पे लोड तो कहीं भी नहीं, ईसीएम के अंदर तो उसका ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ड्राइवर लगा हुआ है, ग्राउंड है। अब लोड तो कहीं भी नहीं है तो सीधा करंट आएगा, ईसीएम के पास जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। और अगर इतना बिना रेजिस्टेंस के करंट फ्लो होगा तो ईसीएम ने तो सड़ना ही है, ड्राइवर ने तो सड़ जाना है, फिर तो आपका कंप्यूटर खराब हो जाएगा। सो कभी भी रिले पे काम करें, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी कंट्रोल साइड है, कौन सी लोड साइड है। कहीं आप गलत वाली को जंप ना कर दें और आप ईसीएम खराब ना कर दें। तो बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको हर एक चीज की नॉलेज होगी फिर बहुत ही कम आपको गाड़ियां मिलेंगी जिसमें आपको ईसीएम खराब हुए मिलेंगे। जैसे कि मैंने कई वीडियो में बताया कि ईसीएम मुझे बहुत कम मिले हैं, ऐसी गाड़ियां जिसमें ईसीएम खराब होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो खराब तभी होते हैं जब कोई ना कोई गलती कर लेता है। यहाँ पे भी मैंने कई ऐसे गोरे देखे हैं जो गलती से रिले को जंप कर देते हैं, ईसीएम खराब कर देते हैं और फिर कहते हैं यार इशू रिले का नहीं है, कोई और है इशू, मुझे लगता है कंप्यूटर खराब है। उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्या किया है ऐसा कि कंप्यूटर खराब हो चुका है। कंप्यूटर तभी खराब है क्योंकि आपने तार ली और जस्ट जहां जहां आपको ठीक लगा आपने तार घुसेड़ दी और आपने वो कंप्यूटर खराब कर दिया। सो जब भी काम करें गाड़ी पे आपकी नॉलेज आपके पास हो और आपको पता हो आप क्या कर रहे हैं, कौन से सिस्टम पे काम कर रहे हैं और वो सिस्टम कैसे चल रहा है। क्या इस सिस्टम की दूसरी तरफ कंप्यूटर बैठा है, कहीं मैं कुछ ऐसा ना कर दूं कि कंप्यूटर खराब ना हो जाए। सो बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लगता है यहीं पर थी आज की वीडियो। सो यही था। सो बहुत सिंपल सी चीज है, ओम्स लॉ V इक्वल टू IR है ना। आपको अगर आपके पास दो वैल्यूज है आप तीसरी कैलकुलेट कर सकते हो। सीरीज एंड पैरेलल का आपको मैंने बता दिया है, कोई ज्यादा उस पर बोझ देने वाली बात नहीं है, इतना भी वो जरूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मेन चीज है आपको जो सीखने वाली, जो मेन चीज मैं आपको चाहता हूँ सीखने की वो है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप सीखिए, हाँ वोल्टेज ड्रॉप सीखिए। उसके बाद आपके रह गया है रिले, है ना। रिले बहुत ध्यान से चेक कीजिए, लोड साइड होती है, कंट्रोल साइड होती है। ऐप में मैंने सारा कुछ बताया गया है, आप ऐप पढ़ेंगे जाके या वो पढ़ेंगे आपको शायद समझ ज्यादा आए कि वो रिले मैंने कैसे बताए गए हैं। 30 नंबर रिले को क्या कहते हैं, 85 क्या होता है, 86 क्या होता है, 87 क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया है। कौन सी साइड जंप करनी चाहिए, कौन सी जंप नहीं करनी चाहिए, कैसे हम चेक कर सकते हैं कि रिले खराब तो नहीं है। कई मानिए कि आपके पास गाड़ी आई है, आपने चेक किया कि रिले का गाड़ी का रिले तो बदल दिया है पिछले वाले मैकेनिक ने, गाड़ी फिर भी ठीक नहीं हुई, तो सबसे पहली चीज जो मैं चेक करूंगा वो होगा ईसीएम कंट्रोल। कहीं उसने गलती से डायग्नोज करते हुए जंप तो नहीं कर दिया रिले गलत। अगर उसने गलत रिले जंप किया है तो ईसीएम सड़ चुका है। सो सबसे पहले मैं टेस्ट लाइट लेकर या मल्टीमीटर लेकर चेक करूंगा कि ईसीएम उस सर्किट को ग्राउंड कर रहा है कि नहीं। अगर ग्राउंड कर रहा है यानी कि मेरा ईसीएम ठीक है, बाकी चीजें देखूं। अगर पहले टेस्ट में मुझे पता लग गया कि ईसीएम खराब हो चुका है तो मैं कस्टमर को कह दूंगा कि भाई ईसीएम तेरा खराब है, अब मुझे नहीं पता ये तेरा मेन इशू ये था कि जिस मैकेनिक के पास तुम पहले लेकर गए उसने खराब कर दिया है, तो वो चीज हम पहले कवर कर लेते हैं। सो कभी भी कोई आपके पास कस्टमर आता है मेक श्योर करिए कि आप वो चीज पहले करिए जो ज्यादा कॉस्टली ना हो कस्टमर के लिए। क्योंकि अगर आप एट दी एंड पहले आप कह रहे हो कि यार रिले पड़ने वाला है, वो कहते हैं रिले डाल दो, आपने डाल दिया, फिर आप कहते हो यार हार्नेस है खराब, आप हार्नेस डाल दी, फिर आप एट दी एंड उसे कह रहे हो कि यार ईसीएम खराब है, वो कस्टमर फिर ना नाराज होगा ही होगा कि आप पहले ये कह रहे थे अब आप ईसीएम कह रहे हो। हाँ मेक श्योर करिए आप सारे टेस्ट एक साथ करें, आप देखें ईसीएम सही है कि नहीं। ईसीएम सही है, डन। वायरिंग सही है, वोल्टेज ड्रॉप सही है, सारा कुछ डन। रिले खराब है मेरा, आपने डाल दिया। सो जितना ज्यादा आप चेक करेंगे उतने कम पार्ट्स आपको गाड़ी में डालने पड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा आप लेबर बनाएंगे, उतना ही ज्यादा आप पैसा कमाएंगे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आज की वीडियो यहीं पर है। ये जो सेकंड ट्रेनिंग मॉड्यूल था
ये कवर करता है हमारे बचे कुछ इलेक्ट्रिकल को। ये 2 वीडियोस के बीच मुझे लगता है इनफ इलेक्ट्रिकल बेसिक्स और फंडामेंटल्स हमने कवर कर लिए हैं। जैसे जैसे हम ट्रेनिंग के बाकी के मॉड्यूल कवर करेंगे, आपके सोलिनॉइड्स, स्विच इनपुट्स, पुल अप पुल डाउन सर्किट्स, है ना, क्रैंक कैम के सेंसर्स, बाकी चीजें, उनमें भी इलेक्ट्रिकल मैं साथ साथ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक साथ हर एक चीज समझानी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत जगह ख्याल जाते हैं मेरे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम बाकी की क्लासेस लगाएंगे उसमें आपको वो चीजें पढ़ने को सुनने को मिलती रहेंगी। वोल्टेज ड्रॉप बार बार सुनने को मिलता रहेगा, उससे आपको वो याद हो जाएगा आराम से। इतना जरूरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ अभी के अभी ये सारा कुछ याद कर लो, वो जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको याद भी होता जाएगा। इन वीडियोस का मेरा मकसद ये था कि आपको पता हो, जब मैं सोलिनॉइड्स पढ़ाऊं आपको पता हो कि सर्किट कंप्लीट कैसे होता है, ईसीएम उसे ग्राउंड कर दे तो वो वोल्टेज ड्रॉप कैसे होती है। ये चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपको वो जो ट्रेनिंग वीडियोस हम दिखाएंगे वो बहुत काम आने वाली हैं। वो आप सीख लेंगे, कोई गाड़ी आप ऐसी नहीं होगी जो आप डायग्नोस ना कर सको। फिर आपको किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उसके बाद किसी स्कैन टूल की जरूरत नहीं है कि ये स्कैन टूल बढ़िया है ये काम करेगा। आपके पास कोई भी स्कैन टूल होगा, आप उसको बढ़िया स्कैन टूल अपने आप ही बना सकते हैं, किसी भी स्कैन टूल को आपकी नॉलेज के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को हम कवर खत्म करते हैं। गला बहुत ही बैठ चुका है, मुझे नहीं लगता सुबह तक बोल पाऊंगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पिछली वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया है, इस वीडियो को भी प्यार दीजिए। मिलेंगे अगली बार।